वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको बताया गया था कि विदाउट कॉस्ट और विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। तो सीटेट की तैयारी के लिए ये आपके लिए पहला वीडियो लाया गया है। आपको जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं 6 से लेकर 8 तक, उसकी सारी के सारी एसएसटी की क्लासेज चैप्टर वाइज करवाई जाएगी, जो कि इम्पोर्टेंट है, ना कि पूरी एनसीईआरटी। इम्पोर्टेंट का मतलब है आपको सिर्फ 90 नंबर लाना है, इससे ज़्यादा से आपको मतलब नहीं है। 90 से 100 आ जाएँ, 120 आ जाएँ, वो अलग बात है, बाकी आपको क्वालिफाई करना है, आपको ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम एसएसटी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, एसएसटी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। पहले मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अभी पेड कोर्स ले रहे हैं, विभिन्न कोचिंग संस्थान का भाग बन रहे हैं, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर आपको पीडीएफ अपलोड करवाई जाएंगी, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके साथ में आपको उस पीडीएफ का जितना कुछ समझाने का मैटर है वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। साथ में सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बने रहिए हमारे साथ में। हम आज पढ़ेंगे हमारा अतीत भाग फर्स्ट क्लास 6th की ये किताब है। उसके अध्याय 1 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या, कब और कहाँ, कैसे, इन चीज़ों को समझेंगे। हमारे अतीत का मतलब है हम हमारे इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास का मतलब हो गया हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से जीवन यापन किया था, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की थी। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने 10 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद में आप पढ़िएगा, नोट्स से पढ़िएगा। नोट्स की अगर आप फ़ोटोकॉपी निकाल सकते हैं तो फ़ोटोकॉपी निकालिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। पहला है उत्तर पश्चिम की सुलेमान व किरथर की पहाड़ियाँ। जो ये दोनों के दोनों पहाड़ियाँ हैं वो भारत के जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके उत्तर से उत्तर पश्चिम एरिया में स्थित है, जो कि आपको मैं इस जो मैप बना रखा है एक, उसमें शो कर देता हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया जो है ये उत्तर पश्चिम एरिया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो जो ये दोनों पहाड़ियाँ हैं वो लगभग 8000 वर्ष पुरानी हैं। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ने वर्क किया था, कृषि की उपज की थी। और कृषि उपज में कौन सी कृषियाँ की थी? गेहूँ और जौ। जनरली सीटेट में जो देते हैं वो गेहूं और जौ के साथ में कोई तीसरा ऑप्शन ऐड कर देते हैं और इनमें से कौन गलत है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें इसमें जानवरों की कि कौन कौन से जानवर वो उपयोग में लिया करते थे, तो उनमें है भेड़, बकरी, गाय व बैल। और इनका निवास स्थान किस प्रकार का था? तो निवास स्थान था इनका गाँव में। शहरीकरण अभी विकसित नहीं हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वो अगर उनका क्वेश्चन रहेगा सुलेमान व किरथर की पहाड़ियों में निवास स्थान शहरों का था, तो आपको इसका ऑप्शन गलत करना है। क्वेश्चन जो पढ़ना है वो सीटेट के नज़रिए से पढ़ना है, ना कि रटना है, क्योंकि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि इतना सा चेंज करता है कि गाँव में या शहरों में। आगे हम बात करें जो अगला टॉपिक है इस एनसीईआरटी का, उत्तर पूर्व में गारो व मध्य भारत में विंध्याचल की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों में से कौन सा क्वेश्चन विशेष है जो एनसीईआरटी में है और वो सीटेट वाले पूछ सकते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर कृषि का विकास हुआ, और कृषि के भी विकास में जो इम्पोर्टेंट है याद करने वाला, वहाँ पर चावल की खेती हुई। अब चावल की खेती कहाँ पे हुई? वो ही है विंध्यन पहाड़ियों के उत्तर में। तो विंध्यन पहाड़ी के उत्तर में सबसे पहले किसकी खेती हुई? चावल की। तो आपको अगर गेहूं ऑप्शन में दिखे तो गेहूं को आप रोंग कर दोगे। जिस तरीके से आ गया विंध्यन पहाड़ी के उत्तरी भाग में सबसे पहले गेहूं की खोज की गई, तो वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि वहाँ पे चावल की दी गई है तो उसको आप सही कर सकते हैं। देन आफ्टर आगे हम बढ़ते हैं। जो नदियां हैं, सहायक नदियां टॉपिक है। सहायक नदियां किसको बोलते हैं पहले आपको वो बता देते हैं। सहायक नदियों का मतलब होता है जो एक बड़ी नदी के साथ में मिल जाए, उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाए। 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे आरंभिक नगर फूले
अगर पूछे सवाल कि आरंभिक नगर कब फूले तो आपको उत्तर देना है 4700 वर्ष पूर्व। 4700 वर्ष पूर्व ये आरंभिक नगर फूले। उसके बाद में 2500 वर्ष पूर्व की बात करें तो गंगा व उसकी सहायक नदियों तथा समुद्री तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास हुआ था। अब गंगा की जो नदी है सोन, उसका इस एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जो गंगा की नदी है सोन नदी, वो गंगा के दक्षिणी एरिया में बहती है। तो ये जो सोन नदी है वो प्राचीन काल के मगध के नाम से जाना जाता है। जो एरिया है इसका बहाव क्षेत्र है उसको मगध के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो मगध वाले एरिया के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि मगध गंगा की सहायक नदियों का एक बहाव क्षेत्र था। जहाँ पर अभी बिहार स्थित है उसका प्राचीन नाम मगध था। और यहाँ पर कई शक्तिशाली राजा हुए हैं, उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य एकत्र किया था। अगर अगले टॉपिक की बात करें तो वो है यात्रा का कारण। यात्रा मतलब इंसान का या मनुष्य का एक जगह से दूसरी जगह जाना यात्रा कहलाता है। तो यात्रा के कारणों में क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा यात्रा का कारण नहीं था। तो इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे देगा, उसके बाद में चौथा ऑप्शन और ऐड कर देगा। तो अपन को जो रॉन्ग है उस पर जो है क्लिक करना है। तो हम बताते हैं यात्रा के कारणों में कौन कौन से आएंगे। काम की तलाश, प्राकृतिक आपदाओं, सैन्य कारण, व्यापार, धर्म प्रचार, रोचक स्थानों का भ्रमण। ये के सब कारण क्या हैं? यात्राओं के कारण हैं। काम की तलाश में लोग बाग इधर उधर जाया करते थे। यदि कहीं एक स्थान पर अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। उसी प्रकार हम बात करें सैन्य कारण, यदि कहीं पर कोई लड़ाई कर ली जाती थी अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, तब भी जो है यात्रा की जाती थी। व्यापार के लिए यात्रा की जाती थी। अगर धार्मिक गुरुओं की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। अगर कोई रोचक स्थान है, जैसे कि कोई सुहाना मौसम है, तो अभी के परिप्रेक्ष्य में आपको अगर समझाएं तो गर्मियों में जिस प्रकार से माउंट आबू राजस्थान के लिए फेमस है कि आप वहां जाकर भ्रमण कर सकते हैं, इसी तरीके से प्राचीन काल में भी अच्छी अच्छी जगहों पर जाने के लिए भ्रमण किया जाता था। आगे हम बात करेंगे यात्राओं के कारण विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई। मीन्स जैसे कि आज अगर आपके एरिया का कोई बंदा किसी दूसरे एरिया में जाके अगर भ्रमण करेगा तो वहाँ के कुछ जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको सीख के वापस अपने गांव में लाएगा और वहाँ पे आके उनको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरीके से प्राचीन काल में जो यात्राएं होती थी उनसे सांस्कृतिक परंपराएं क्यों हुई, विकसित हुई। अब अगला क्वेश्चन जो बनता है देश के नाम के ऊपर बनता है कि हमारा देश का नाम भारत है या भरत है या इंडिया से कहाँ से क्या निकला है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे इंडिया की तो इंडिया है, जो इंडिया निकला है इंडस से निकला है। और इंडस है, इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु हमारे यहाँ पे एक नदी बहा करती थी, ठीक है, उसी के हिसाब से ये सिंधु नाम है। और ये सिंधु को ही सिंदोस या इंदोस 2500 वर्ष पूर्व आने वाले ईरानियों व यूनानियों ने कहा था। अगर हम बात करें भारत की, अगला नाम है भारत जो नाम है वो भरत से पड़ा है। और ये भरत नाम कहाँ से पड़ा है? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के द्वारा ये नाम दिया गया है। और ये जो भरत की कहानी है वो आपको ऋग्वेद में भी आराम से मिल जाएगी। तो उसके कारण भी भारत का नाम भरत से भारत पड़ा। अगर हम आगे बात करें अतीत के बारे में किस प्रकार जानते हैं। अतीत का मतलब होता है अपने इतिहास के बारे में हम किस प्रकार से जानते हैं। तो इतिहास के बारे में जानने के लिए अतीत में लिखी हुई पुस्तकें हमारे काम में आती हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इसमें जहाँ से क्वेश्चन उठता है वो है पांडुलिपि। पांडुलिपि की बात करें तो ये पांडुलिपि एक हस्तलिखित किताब हुआ करती है, जो कि जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि लिखा हुआ है स्क्रीन पे, मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो ये मैन्युस्क्रिप्ट है एक लैटिन शब्द है, जो मेनु का अर्थ होता है हाथ। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सब हाथ से लिखी जाती थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। जो ये स्रोत हैं वो जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि कहाँ से किस प्रकार से किस चीज़ पर लिखी जाती थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो पांडुलिपि वो ताड़पत्रों व हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किस किस से लिखी जाती? ताड़पत्रों पर, और इसके अलावा भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर।
तो भोजपत्र इसका क्या हो जाएगा उत्तर। अगर हम बात करें इसी से मैटर अतीत को जानने की कोशिश करने के लिए, जैसे कि हमने पांडुलिपियों की बात की थी, तो ये पांडुलिपियाँ थी, इनको कई जगहों पर कीड़ों ने खा लिया है जो कि नष्ट हो गई है, लेकिन अभी भी ये पांडुलिपियाँ विद्यमान है। कहाँ पर? मंदिरों में। पांडुलिपियों में हमें किस किस की जानकारी मिलती है? धार्मिक मान्यताओं की और राजाओं के जीवन की, औषधि तथा विज्ञान के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अगर हम बात करें अभिलेखों के बारे में, तो अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख की परिभाषा ये लिखी हुई है, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। मतलब ये हुआ टोटली कि आपको कठोर सतह का उपयोग करना है। अगर हम बात करें अभिलेख की, तो या तो पत्थर लो या कोई धातु लो। और ये हमारे जो अभिलेख है, इनसे हमें किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो हम बता दें आपको, राजा और रानियों द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख मिलता है और उनके आदेशों का उल्लेख मिलता है जो वो अपनी प्रजा को दिया करते थे, और इनकी विधियों का भी इसमें अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। पुरातत्वविद के बारे में बात करें, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। मतलब ये हुआ जो अतीत में चीज़ें बनी हैं और उपयोग में, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ बनी है तो उपयोग में तो आएगी, और उपयोग किस प्रकार आई है, इन सभियों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं पुरातत्वविद। और पुरातत्वविद किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है वो आपको बता दें। ईंट से बनी इमारतें, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, धातु इत्यादि, इन चीज़ों का क्या करता है? वो अध्ययन करता है। शासक अपनी विधियों का लेखा जोखा रखते थे, परंतु आम आदमी नहीं। प्राचीन काल में शासक थे, वो अपने विधियों का या अपने कार्यों का लेखा जोखा, जैसा कि आपने पढ़ा है कि अभिलेखों में रखते थे, ताड़पत्रों पर लिखते, पांडुलिपियों पर रखते थे, लेकिन आम आदमी ऐसा लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसके बाद में हम बात करेंगे तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब क्या है? तिथि मतलब, जैसे कि आज हमारे बात करें 2024 चल रहा है, तो 2024 ईस्वी लगाते हैं हम, तो उसी मैटर को समझेंगे। ये जो ईस्वी है, ये जो ईस्वी का फंडा आया है वो है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह से। ईसा मसीह के अगर जन्म की बात करें तो जन्म से बाद वाली जो वर्षें हैं उन सबको हम बोलते हैं, बाद वाली वर्षों को ईस्वी। जैसे कि अभी 2024 ईस्वी चल रही है, लेकिन जो ईसा मसीह का जन्म हुआ है उससे पहले की सभी तिथियों को हम बोलते हैं ईस्वी पूर्व, या फिर ईसा से पहले, या फिर बिफोर क्राइस्ट। दोस्तों, हमारा आरंभिक मानव, अध्याय 2 का पहला टॉपिक है आरंभिक मानव। जो भी मैं टॉपिक लेता हूँ वो सेम टू सेम एनसीईआरटी के टॉपिक्स होते हैं। तो अगर हम बात करें आरंभिक मानव की, तो आरंभिक मानव है 20 लाख वर्ष पूर्व रहे थे। जो आरंभिक मानव है, मानव कब से स्टार्ट हुए हैं? 20 लाख वर्ष पूर्व, जो कि आपको एक चीज़ याद रखनी है। उसके बाद में आगे बात करेंगे तो ये कैसे थे? आखेट खाद्य संग्राहक। आखेट मतलब शिकार कर कर अपना भोजन किया करते थे। इस प्रकार के मानव शिकार कर कर अपना भोजन किया करते थे। कब के? 20 लाख वर्ष पूर्व के। अगर हम बात करें इनके क्या क्या कार्य थे, तो उनकी सबसे पहले हम बात करेंगे, जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछली चिड़िया पकड़ते थे, फूल फल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठे किया करते थे। इसके बाद में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और अपने खाने का सामान निकाला करते थे। इसके बाद में अगर हम बात करें एक जगह से दूसरी जगह घूमने के क्या कारण थे, तो इनके बारे में जब बात करेंगे तो उनके भोजन की तलाश में, अपन पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि मानव एक जगह से दूसरी जगह विचरण क्यों किया करते थे। तो उसका पहला कारण है हमारे पास में भोजन की तलाश में, दूसरा है जानवरों के शिकार की तलाश में। एक जगह पे रहते हुए वो शिकार क्या है ख़त्म हो जाती थी, तो वो अपने हिसाब से क्या कर लेते, चेंज कर लेते थे जगह। हम बात करें अगली मौसम परिवर्तन, जैसे जैसे वहाँ पर मौसम का परिवर्तन होता, मौसम परिवर्तन मीन्स हो गया यहाँ पे किसी तरह आंधी चलने लग जाए या फिर किसी तरीके का और परिवर्तन हो जाए मौसम में, तो वो अपनी जगह को चेंज कर लेते थे। इसी तरीके से पानी की तलाश में एक ही जगह पर रहते रहते वहाँ का पानी क्या हो जाता, नदी नाले तालाब, वहाँ का पानी अगर सूख जाता तो वो अपनी जगह को इस तरह चेंज कर लेते थे। तो ये सब कारण थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ये कारण बनते हैं। सीटेट में क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा कि मानव के एक जगह से दूसरी जगह जाने के क्या क्या कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। इस तरीके से अगर हम बात करें आरंभिक जो मानव हैं उनकी जानकारी हमें किस प्रकार मिली है, तो उनकी जानकारी उनके द्वारा उपयोग किए गए हड्डियों के औजार, पत्थर और लकड़ियों से प्राप्त जो हमारे अवशेष हैं उनसे जानकारी उनकी हमें मिली है। अगर हम बात करें लकड़ी की,
तो लकड़ी जो है वो एक सिर्फ औजार बनाने के उपयोग में नहीं आती थी, इसके अलावा हम बात करें तो लकड़ी झोपड़ी बनाने के भी उपयोग में आती थी, साथ में वो ईंधन के उपयोग में भी आती थी। वो खाद्य सामग्रियों को सेक सेक के खाया करते थे। अब बात करेंगे काल निर्धारण। काल निर्धारण मतलब हमने 20 लाख वर्ष पूर्व की बोल तो दिया कि मानो 20 लाख वर्ष पूर्व आया था, लेकिन उनको विभिन्न विभिन्न स्टेजेस में बांटा गया है। उनकी हम बात करेंगे किस किस प्रकार से काल निर्धारण किया गया है। तो पहला पहला जो काल है वो उसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये पूरा पाषाण काल था 12,000 साल पहले। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि पूरा पाषाण काल कितने साल पहले था, तो 12,000 साल पहले। और ये पूरा पाषाण काल भी है, इसको हम बोलते हैं आरंभिक काल, और इसको पूरा का मतलब होता है प्राचीन। अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो पूरा पाषाण काल है 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। इस प्रकार पूरा पाषाण काल टोटल हमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। आगे हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। जो सेकंड टाइप है काल निर्धारण का वो है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण को हम बोलते हैं पर्यावरणीय बदलाव का काल। पर्यावरणीय बदलाव का काल, एक टॉपिक पीछे भूल गए, हम उसको आपको बता देते हैं। जो हमारे पास में पूरा पाषाण काल था, वो पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का लगभग 99% कहानियाँ इसी काल में घटित हुई थी। जिस तरीके से पत्थर से जलाना, आग और इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटी थी, जितनी भी कहानियाँ आप सुनते हो मानव से रिलेटेड, वो सारी कहानियाँ पूरा पाषाण काल से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल, तो ये पर्यावरणीय बदलाव से संबंधित है। इसका अगर अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम है इसका मेसोलिथ, और इसमें जो उपयोग किए जाते थे वो लघु पाषाण उपयोग में किए जाते थे। माइक्रोलिथ औजार काम में लिए जाते थे। और ये 12,000 साल से 10,000 साल तक का इसका जो काल है उसका था 12,000 साल से पहले, और इसका हो गया हमारे पास में 12,000 साल तक, 12,000 साल से 10,000 साल तक। और 9 की बात करेंगे तो 10,000 साल से स्टार्ट हुआ था। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की जो कि डायरेक्टली सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ स्थल हैं उनके बारे में सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। पहला स्थल है, अगर बात करें हम तो पहला है हमारे पास में पूरा पाषाण स्थल। उनमें आएंगे कुरनिल की गुफाएं, हुसंगी और भीमबेटका। जो भीमबेटका है वो नर्मदा घाटी के पास में बसा हुआ है, और ये नर्मदा घाटी कहाँ पर है, एमपी में। आगे बात करेंगे नव पाषाण काल की। तो नव जो पाषाण काल है उसकी ये सारी के सारी क्या है, स्थल है कोल्डिवा, बुर्जहोम, मेहरगढ़। जो ये तीनों जो नीचे की तीनों स्थल हैं, ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। साथ में महागढ़ा भी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको नोट्स लेके नोट्स में से एक बार रटने पड़ेंगे। अब उसके बाद बात करें हम आरंभिक गांव के नाम से कौन जाना जाता है, कि इनाम गांव जाना जाता है। अगर हम बात करें आधुनिक नगर के नाम से, मुंबई और कोलकाता, ये तो आधुनिक काल का आ गया। तो आधुनिक नगर कौन हो गया, मुंबई और कोलकाता। ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। तो आप इन सभी को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट में छोटे मोटे क्वेश्चन से मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। आपको वो इन चारों में से कुछ ना कुछ एक चीज़ गायब कर देगा, उसके बाद में आपसे पूछ लेगा कि ये क्या होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम पुरास्थल से संबंधित बातों की। पुरास्थल क्या होते हैं, पुरास्थल होते हैं ये एक ऐसा स्थान है जहां औजार, बर्तन व इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। जैसे कि कोई मानव किसी स्थान पर रह रहा था, वहाँ पे उसने कुछ एक्टिविटी की, वहाँ पे उसने कुछ बर्तन छोड़ दिए, जो अवशेष बचे हैं उन सबको क्या बोलते हैं, पुरास्थल बोलते हैं। आगे बात करेंगे आग की खोज, कहाँ पर किस प्रकार हमने आग की खोज के बारे में पता लगाया। तो एक कुरनुल नाम की एक गुफा है, वहाँ से हमें राख के अवशेष मिले। अगर राख के अवशेष मिले, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर आग लगाई गई होगी। यदि आग लगी है तो वहाँ से हमें किसके अवशेष मिले हैं, आग के। तो राख के अवशेष कहाँ से मिले, कुरनुल से। आगे हम बात करें आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, क्योंकि आग के अवशेष हमें वहाँ से मिले हैं। और जो आग का उपयोग है किस प्रकार किया जाता था, आग का उपयोग वो प्रकाश के रूप में करते थे। अगर जैसे अंधेरा हो जाए तो वो लाइट तो उस ज़माने में थी नहीं, तो वो आग जला के प्रकाश करते थे। इसके अलावा मांस भुनने के, जो खाने के काम आता था, वो मांस भुनने के काम भी कौन करते थे, जो पुरापाषाण काल के लोग थे, नवपाषाण काल के लोग थे। इसके बाद में हम बात करें कि खतरनाक जानवरों को दूर भगाना, आग लगा के भी वो जो खतरनाक जानवर जो उनको हानि पहुंचा सकते थे, उनको दूर भगाने के लिए भी वो आग का उपयोग करते थे। हम बात करते हैं बदलती जलवायु का। अब क्या धीरे धीरे जलवायु बदल रही थी, गर्मी बढ़ रही थी। गर्मी बढ़ी, गर्मी जैसे ही बढ़ी तो घास के मैदान बढ़े, और घास के मैदान बढ़े तो जानवर, जो घास खाने वाले जानवर हैं, उनकी संख्या में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और साथ के साथ जब संख्या में वृद्धि हो गई तो उनसे वो क्या कर रहे, खाद्य सामग्री प्राप्त करने लग गए। मछली भी उनका एक महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बनी हुई थी। साथ में अगर हम बात करेंगे जो गेहूँ और जो धान,
गेहूं, जौ और धान। नाम तीनों याद रखना, गेहूं, जौ और धान, तीनों के तीनों जो चीज़ें हैं ये प्राकृतिक रूप से उगने लग गई थी उस समय। जब ये तीनों चीज़ें प्राकृतिक रूप से उगने लगी, थोड़े दिन बाद कृषक इन चीज़ों को जानने लगा। मानो इन चीज़ों को जानने लगा, फिर अनाज खुद पैदा करने लग गया। इसलिए वो क्या बन गया, एक कृषक बन गया। कृषक कैसे बना कि पहले प्राकृतिक चीज़ों को देखी, उसके बाद में खुद अपने आप ही वो कृषक बन गया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था उसका नाम क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर कुत्ता आएगा तो कुत्ता मत लगाना, कुत्ते की जगह आपको लगाना है कुत्ते का जंगली पूर्वज। ओके, इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है, कुत्ते का जंगली पूर्वज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा जब व्हाट्सएप में मैं क्विज वगैरह डालूंगा, तो इसको ध्यान रखना। ओके, अब बात करें हम भंडारण की। भंडारण मतलब इकट्ठा करना, कोई भी चीज़ है हमारे पास में उसको इकट्ठी करनी। तो अनाज को भोजन व बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसके लिए भंडारण का उपयोग हुआ। अब देखो बीज किस किस काम आते हैं वो भी आपको बता रखे हैं। बीज जो है बीज के रूप में काम आते हैं, खाद्य खाने के काम आते हैं, उपहार किसी को उपहार देना। उस समय कुछ ऐसे उपहार थे ही नहीं थे कि आपको जाके किसी ने गिफ्ट हैम्पर दे दिया और आपने खोल लिया और आप बड़े खुश हुए। उस समय तो सिर्फ अनाज ही क्या था, एक उपहार था। इसके अलावा वो भंडारण के भी काम आते थे बीज। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। जानवर चलते फिरते भंडार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जानवर चलते फिरते भंडार, ये सब वही टॉपिक है जो एनसीईआरटी में है, मैं उन्हीं को उठा के उनसे ही क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। तो जानवर चलते फिरते भंडार कैसे हैं आपको बताते हैं। जानवर है, जानवर से हमें क्या मिलता है, भोजन, तो वो भंडार हो गया ना। कहीं सुरक्षित रखना पड़ता है क्या, नहीं रखना पड़ता है, ऑटोमेटिक चलते फिरते भंडार है। जानवरों से मांस मिलता है तो ये भी भंडारण का काम हो गया, दूध मिलता है तो ये भी भंडारण का काम हो गया। ओके, अब बात करेंगे आरंभिक कृषक व पशुपालक की। शुरू में कृषक और पशुपालक का क्या मतलब था, किस तरीके से वो कार्य करते थे, उसके बारे में बात करेंगे। कृषकों व पशुपालकों के साक्ष्य भी वहाँ से मिले हैं। कश्मीर और पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत, इन सभी स्थानों पर कुछ ना कुछ कृषि के अवशेष मिले हैं। सबसे बड़ा जो अवशेष मिला है वो है जले हुए अनाज के दानों का साक्ष्य। तो अगर हम बात करें कृषक का और पशुपालन का साक्ष्य किस प्रकार मिला है, पशुपालन का तो जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले, उससे हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर अनाज की बात करें तो जले हुए अनाज के दानों के साक्ष्य हमें मिले हैं। कहा जाता है कि ये दाने या तो जलाए गए थे या फिर ये ऑटोमेटिक किसी कारणवश, किसी आपदावश ये जल गए थे। स्थायी जीवन की ओर अब इंसान क्या हुआ, धीरे धीरे सभ्य होने लगा। सभ्य होने लगा मतलब वो एक जगह पर रुक कर अपना जो है गुजारा करने लगा। तो स्थायी जीवन की ओर किस प्रकार गया, उसके क्या साक्ष्य है, तो हमने बता दिया। स्थायी जीवन की एक साक्ष्य क्या हो गया, झोपड़ियों का निर्माण किया था उसने, लकड़ी से, मैंने बताया था लकड़ियों से उसने झोपड़ियों का निर्माण किया है। तो वो एक किसका एग्जाम्पल है, स्थायी जीवन का। इसके अलावा हम बात करें वर्तमान कश्मीर में एक बुरजहोन नाम की एक जगह है, वहाँ पर क्या एक गड्ढा बना रखा था और गड्ढे के नीचे एक घर था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गर्तावास। तो उसके भी साक्ष्य क्या है, एक स्थायी निवास के। एक बहुत सारी जगहों पर आग जलाने के साक्ष्य मिले। आग जलाने मतलब क्या हुआ, वहाँ पे वो खाना पकाया करते थे। कभी कुछ आग जलाने के साक्ष्य घर के अंदर मिले हैं, कुछ आग जलाने के साक्ष्य घर के बाहर मिले। इससे ये पता लगता है कि आग जो जलाई जाती थी वो खाना पकाने के लिए जलाई जाती थी, और खाना घर के अंदर भी बनाया जाता था और बाहर भी बनाया जाता था। अब उपकरणों की बात करेंगे। उपकरण, उस समय जो उपकरण थे उनको पेना करने के लिए, उपकरण तो प्रापाषाण काल से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उनको पेना करने के लिए उस पर क्या की जाती थी, पॉलिश की जाती थी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धार देने के लिए, उनको पेना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो क्या बोलोगे, पॉलिश की जाती थी। कोई भी ये नहीं बोलेगा उनको घिसा जाता था पेना करने के लिए, तो उत्तर क्या होगा, पॉलिश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में एक और चीज़ें, ओखली और मूसल का भी उस समय तक आविष्कार हो चुका था। मिट्टी के बर्तनों का भी उस समय आविष्कार हो चुका था। उस समय जब हम पुरापाषाण बात कर रहे थे, पुरापाषाण काल की, तो उस समय क्या होता, स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे, शिकार। लेकिन धीरे धीरे वो क्या सभ्य होते गए और बाद में क्या करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, खेती और पशुपालन करने लग गए थे। उनके जीवन में क्या आ गया था, परिवर्तन आ गया था। हम बात करेंगे मेहरगढ़ का एक दृश्य। मेहरगढ़ बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से ही बहुत ज़्यादा हमें साक्ष्य मिले हैं प्राचीन इतिहास को जानने के। अगर ये इसकी बात करें मेहरगढ़ की बस्ती की, तो वो 800 साल पहले की, 8000 साल पहले की बस्तियां हैं। अगर बात करें ये मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो हम देखते हैं ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। तो आपको क्या याद रखना है, बोलन दर्रा। किसके याद रखना, बोलन दर्रे के पास में एक हरा भरा समतल स्थान क्या है, मेहरगढ़। अगर आगे हम बात करें, सबसे पहले स्त्री पुरुष ने गेहूँ जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। कहाँ के, मेहरगढ़ की। अगर बात करें गेहूं और जौ तो उगाना सीखा और भेड़ और बकरी पालना सीखा। आगे हम बात करेंगे
हड्डियों की। तो यहाँ से मेहरगढ़ से किन किन जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है? हिरण, सुअर, भेड़ व बकरी। आगे हम बात करेंगे आयताकार घरों के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। आयताकार घरों के अवशेष मेहरगढ़ से। साथ में उन घरों में कितने कमरे थे? 4। अगर 4 कमरे थे तो मतलब वो है विशाल भवन हो गया। विशाल भवन के संभवतः उसका अनुमान क्या लगाते हैं कि ये एक भंडारण केंद्र हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो खेती है खूब अच्छी तरह से की जाती थी। साथ में एक चीज़ और थी वहाँ पर कि मृत्यु के बाद में जो कब्र के साथ में जिस मानव की मृत्यु हुई है उसके साथ में उसके जो सामान है वो दफना दिए जाते थे। इससे ये पता चलता है कि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। अगर हम बात करें दफनाने की तो एक जगह एक कब्र है, उस कब्र में जो मृतक है उसके साथ में बकरी के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ की बातें क्या आ गई तुम्हारे पास में? एक तो हो गई कि एक कब्र मिली है, उसके अंदर मृतक के साथ में बकरी के अवशेष मिले हैं, साथ में गेहूं जौ उगाना तथा भेड़ बकरी पालना सीखा था। हड्डियाँ किसकी मिली? हिरण, सुअर, भेड़, बकरी की। तीसरा अध्याय 6ठी क्लास का हमारे अतीत का नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर की जब हम बात करते हैं तो अब तक हम पाषाण काल की बारे में बात कर रहे थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनकी बात कर रहे थे। उसमें मानव कुछ जो है सभ्य होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक मानव है वो एक सभ्य आदमी बन चुका है। वो एक एक्टिविटी जो है वो एक मानव जैसी करने लग गया है। जबकि हम पाषाण काल हमने पढ़ा था उसमें जो है एक्टिविटीज़ उसकी जानवर की जैसी एक्टिविटीज़ थी, जो है कि बिना पका हुआ गोश्त खाए जो मांस है वो खा लेता था। अब हम पढ़ेंगे इसी बारे में एक हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो 150 साल पहले रेलवे लाइन का कार्य शुरू हुआ था हड़प्पा वाले एरिया में। तो जैसे हड़प्पा वाले एरिया में जो है ये कार्य शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक टीला है, और वो टीला किसका था? ईंटों का। अब जैसे ही उन्हें ईंट दिखाई दी तो वहाँ के इंजीनियरों ने क्या किया? उन ईंटों को उठाना शुरू कर दिया, और ईंटों को उठा के वो अपने जो रेलवे लाइन का जो कार्य था उसमें उपयोग में लेने लगे। तो वहाँ की बहुत सारी बिल्डिंग्स थी उनको उन्होंने तहस नहस कर दिया और वहाँ की ईंटों को ला के अपने कार्य में लगा दी। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो इसकी हड़प्पा की खोज है वो 80 वर्ष पहले इसकी जो है पुरास्थल के रूप में खोज की गई। और उसके बाद में 80 वर्ष के बाद में जब इसके जो खोज हुई, इसके बाद में जितनी भी इमारतों की खोज हुई है उनको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसलिए उस जगह की सारी चीज़ों को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे शहरों का निर्माण। जो शहरों का निर्माण है वो हुए 4700 वर्ष पूर्व जो शहरों का निर्माण है स्टार्ट हो गया था। अब बात करेंगे हम इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में वहाँ की क्या विशेषताएं थी। तो बात करेंगे तो वो जो वहाँ पे जो शहर विभाजित हो रखे थे, प्रत्येक शहर 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित था। मैक्सिमम जो शहर है वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन कुछ एक ऐसे भी हैं जो 2 से ज़्यादा भागों में, 3 भागों में विभाजित थे। 2 भागों में विभाजित थे तो उनके नाम थे, एक पश्चिमोत्तर भाग, दूसरा है पूर्वी भाग। जो पश्चिमोत्तर भाग था वो कहलाता था छोटा भाग, जबकि वो ऊंचाई पर बना हुआ था, और साथ में उसमें जो है रहने वाले सदस्य वो कम थे, क्योंकि एरिया छोटा था तो सदस्य भी कम हुआ करते थे, और उस एरिया को हम बोलते थे दुर्ग। इसके बाद में हम पूर्वी भाग को पढ़ेंगे तो पूर्वी भाग बड़ा था और निचले भाग पर बना हुआ था। इसमें आम जनता रहा करती थी। जो निचला वाला भाग है उसमें आम जनता रहा करती थी। ये था हमारा पूर्वी भाग। अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि इसके दोनों हिस्से हैं वो दोनों हिस्से किससे बने हुए थे? पक्की ईंटों से। अगर कोई बोले कच्ची ईंट तो वो आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो सीटेट में इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पक्की ईंट की जगह वहाँ पे एक्सचेंज करके वो कच्ची ईंट कर देता है, और वहाँ पे आपका दिमाग, आपका आइडिया नहीं लग पाता और उसको आप सही करके आ जाते हो, और यहाँ पे आके घर जाके पता चलता है कि ये तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर हमें जो मिले हैं वो विशाल तालाब मिले हैं, और साथ में उसको हमने बोला स्नानागार। और स्नानागार कहाँ पे? स्नानागार के जो अवशेष है वो कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। आगे जाके हम इसको पूरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। साथ में जो ये स्नानागार था वो मेन बात ये है कि स्नानागार था इसको किससे बनाया गया था? ईंटों से। ईंटों से बनाने के बाद इस पर प्लास्टर किया गया था तब ताकि, और इसके अलावा इसमें से पानी बाहर ना जाए इसके लिए इस पर चारकोल की पॉलिश की गई थी। चारों ओर इसके कमरे थे और 2 तरफ से उतरने की सीढ़ियाँ भी इसमें बनाई गई थी ताकि इसका स्नान करने के लिए नीचे उतरा जा सके।
अब आगे बात करें, अग्निकुंड के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं। अग्निकुंड के अवशेष की बात करें तो कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। भंडारगृह के भी अवशेष मिले हैं, वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। इन तीनों जगह से हमें भंडारगृह के अवशेष मिले हैं। तो अगर यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर ये बताएं कि क्या चीज़ की अभी और ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट किया जाए। ओके, आगे बात करेंगे हम भवन और नाले के बारे में। भवन और नाले की जैसे ही बात करेंगे हम, तो यहाँ पर 1 से 2 मंजिला के भवन हमें मिले हैं और आंगन के चारों ओर कमरे हुआ करते थे, बीच में आंगन हुआ करता था। एक अलग सबका एक एक अलग क्या है, स्नानागार था। कुछ घरों में कुएं के भी अवशेष मिले हैं जो पानी की आपूर्ति को पूरी करते थे। और साथ में हम बात करें तो वहाँ पे नाले, जैसे आज के ज़माने में नाले हुआ करते हैं, इसी प्रकार पहले के ज़माने के भी नाले मिले हैं। और कैसे थे, वो ढके हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है, वो ग्रामीण सभ्यता नहीं है। साथ में इन नालों को साफ करने के लिए छिद्र भी मिले हैं। इन छिद्र के द्वारा ये नाले अगर ब्लॉक हो जाते थे तो उनसे उनको ये साफ किया करते थे। अब बात करेंगे नगरीय जीवन की। नगरीय जीवन जो है, नगरीय जीवन में हम बात करेंगे तो वहाँ पे शासक वर्ग की ज़्यादा बहुधा थी। वहाँ पे सोना चांदी के आभूषण है, ये शासक वर्ग के पास ही हुआ करते थे। वहाँ पर एक लिपिक की व्यवस्था भी थी। लिपिक का कार्य था मोहरों पर लिखना और अन्य लेखन सामग्रियों का संधारण करना, ये था एक लिपिक का कार्य। उस समय की जो लैंग्वेज है वो भी अलग थी, आज के जैसी लैंग्वेज नहीं थी। लैंग्वेज के बारे में भी हम आगे जब चलेंगे तो बात करेंगे। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। पत्थर के बाट किससे बनाए जाते थे? चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बात करें मन के किससे बनाए जाते थे? तो पत्थर काट कर बनाए जाते थे। मैक्सिमम किससे बनाए जाते थे? कार्नेलियन नामक पत्थर। जिस तरीके से बाट चट पत्थर से बनाए जाते थे, उसी तरह मन के कार्नेलियन नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और कढ़ाईदार वस्त्र कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ये तीनों के तीनों चीज़ें सीटेट में पहले से ही पूछी जा चुकी हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। साथ में बात करेंगे हम नगर और शिल्प की। नगर और शिल्प की जैसे ही हमने बात की, तो नगर और शिल्प में तांबे और कांसे के औजार मिले हैं और कांसे, इनके साथ में हथियार भी बनाया करते थे, इनसे आभूषण भी बनाया करते थे। सोने और चांदी से सिर्फ गहने और बर्तन बनाते थे। मनके और बाट फलक कार्य भी नगरों में, नगर शिल्प में आते थे। अगर हम बात करें मोहरों की, तो मोहरें भी हमें प्राप्त हुई हैं। पत्थर की मोहरें मिलती थी और वो उनकी जो आकार होता था वो था आयताकार। और बात करें इनके काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी मिला करते थे। कपास का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में कब मिला है? 7000 वर्ष पूर्व इसका साक्ष्य मिला है। कपड़े के टुकड़े, चांदी के फूलदान के ढक्कन, ये सब कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो कपड़े के टुकड़े के लिए पूछे तो मोहनजोदड़ो आएगा, फूलदान के लिए पूछे तो मोहनजोदड़ो आएगा। साथ में अगर वो जो पूछता है विशाल स्नानागार की व्यवस्था कहाँ से मिली है, तो वो भी मोहनजोदड़ो से। इन चीज़ों को बार बार याद करोगे तब जाके याद होंगे। एक वर्ड आता है इसमें फयांस। फयांस का मतलब क्या है? फयांस क्या चीज़ है? तो जैसे कि हमने बात की है पत्थर की और शंख की, ये दोनों चीज़ें हम मिलती है प्राकृतिक रूप से, जबकि फयांस है उसको बनाना पड़ता है। और कैसे बनाते हैं? मिट्टी को गोद गोद के उसको मिट्टी को ये फयांस बनाया जाता है। और फयांस का फिर उपयोग क्या है? फयांस का उपयोग है चूड़ी बनाने के काम आते हैं, बाले बनाने के काम आते हैं, छोटे बर्तन बनाने के काम आते हैं। फयांस का उपयोग यही है। आगे हम बात करेंगे कच्चे माल की खोज। कच्चे माल, पहले तो कच्चे माल का पता होनी चाहिए। कच्चे माल होता क्या है? तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि बात करें कपास की, कपास एक कच्चा माल है। अगर उसको हम उपयोग में लेकर कपड़ा बना देते हैं तो वो हो गया हमारा पक्का माल। उसके बाद में हम कुछ एक वस्तुओं की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम में मैक्सिमम पूछी जाती हैं। आयातित वस्तु, कौन कौन सी वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता के लोग आयात करते थे? उस समय भी बिजनेस चला करता था। बिजनेस का मतलब है व्यापार चलता था। व्यापार कहाँ कहाँ से होता था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात करेंगे हम तांबे की। तांबा मंगाया जाता था राजस्थान से और ओमान से। तो राजस्थान तो इंडिया में ही है और एक ओमान से मंगाया जाता था। हम बात करेंगे टिन की, तो टिन मंगाया जाता था ईरान से और अफगानिस्तान से। जब तांबे को और टिन को एक साथ मिलाया जाता है तो बनता है कांसा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तांबा व टिन को अगर मिक्स कर दिया जाए तो कौन सी मिश्र धातु का बनती है? तो वो होती है कांसा। आगे बात करेंगे हम सोने की, तो सोना हमें कर्नाटक से मंगाया जाता था। और उसके बाद में बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, ये तीनों जगह से बहुमूल्य पत्थर को आयातित किया जाता था तथा उनको उपयोग में लिया जाता था। अगर हम बात करें नगरों में रहने वाले जो मानव हैं उनका भोजन का क्या कार्यक्रम था, तो उस समय जो
मानव थे वो नगर ही नहीं गाँव में भी रह रहे थे। गाँव वाले लोग आज की तरह उस समय भी अनाज उगाया करते थे और जानवर पाला करते थे। जो ये जो सामान था वो पूरा कहाँ जाता था, शहरों में, और उनके लिए भोजन का व्यवस्था हुआ करती थी। भोजन में गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों का उपयोग करते थे। हल के प्रयोग के भी साक्ष्य मिले हैं। क्यों? क्योंकि हल तो वैसे लकड़ी के बनाए करते थे, लकड़ी के अवशेष नहीं है, लेकिन जो कुछ एक हल जैसी आकृति के खिलौने पाए गए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वो हल से परिचित थे। पानी का भी संचय वो किया करते थे। साथ में हम बात करें कि उनके जो पशु हैं, पशु गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए पाषाण काल में कौन कौन से जानवरों से वो परिचित थे। आगे बात करें खाने के लिए, वो बेर, जैसे बेर जानते हो, सारे सब जानते होंगे, बेर तो एक सूखी जलवायु वाला फल है, तो ऐसी चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। इसके अलावा वो मछली और हिरण का शिकार करके भी खाया करते थे, उनका सेवन किया करते थे। आगे हम बात करेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। वैसे तो भारत में बहुत सारे पुरास्थल है जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है, लेकिन उनमें से हम आज दो जो पुरास्थल है उनकी बात करेंगे। उनमें पहला पुरास्थल आता है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ स्थित है? पहली बात तो गुजरात में स्थित है। दूसरी बात हम बात करते हैं कच्छ इलाके में स्थित है। ये गुजरात के कच्छ इलाके के खदिर बेट के किनारे धोलावीरा स्थित है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या विशेषताएं थी। पहला है ये 3 भागों में, हमने अब तक पढ़ा था कि 2 भागों में विभाजित रहता है और ईंटों से चारों तरफ ही उसके चुनाई होती रहती है। लेकिन हम बात करेंगे कि धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है और चारों ओर स्पेशली ये है कि पत्थर से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब तक ईंट पड़ी थी, ये पहला अवशेष है जहाँ पर पत्थर से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। और बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी वहाँ पर मिले हैं, खुला मैदान भी वहाँ पर उपस्थित मिला है। इसके बाद में बात करेंगे जो खुला मैदान है, ये विशाल विशाल अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए काम में लिए जाते थे। लोथल की बात करेंगे, ये भी गुजरात में स्थित है, साबरमती के उपनदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से हमें कीमती पत्थर मिले हैं। पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ पे किसका कार्य चलता था? पत्थर, शंख और धातुओं से बनी चीज़ों का। एक भंडारगृह के अवशेष भी लोथल से मिले हैं। भंडारगृह के अवशेष मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। हड़प्पा से भी मिले हैं। हम बात करेंगे बंदरगाह की। बंदरगाह का अवशेष कहाँ से मिला है? लोथल से। ठीक है, उसके बाद में मोहरों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं और मोहरबंदी के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं। हम बात करेंगे कि मोहरबंदी क्या चीज़ है। जैसे कि हम एक व्यवसाय करते हैं तो कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, किसी जैसे मान लिया किसी थैले में या कट्टे में भर के उसको हमने पहुंचा दिए, और पहुंचाने के बाद में अगर उसका मुंह बांधना होता है तो हम किसी धागे वगैरह से बांध देते हैं। उस समय अगर व्यापार करना होता था तो उस कट्टे की या बोरी की या फिर जो है थैला है उसके मुंह पर मिट्टी को गूंद के मिट्टी में पानी मिला के उसको लचीला बना के उससे मोहर लगा दी जाती थी, उससे उसका मुंह बंद कर दिया जाता था। यदि ये मोहर सही सलामत पहुंच जाती है तो मतलब ये है कि आपका सामान एकदम एक्यूरेट आया है। जैसे कि आज के ज़माने में गोंद लगा के और लिफाफे को भेजते हैं, उस समय मिट्टी के मोहरबंदी लगाई जाती थी। आगे हम बात करेंगे सभ्यता का अंत। इस सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ? तो इस सभ्यता का अंत, कुछ कहते हैं कि नदियों सूख गई थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी तो इस वजह से इसका अंत हो गया। कुछ कहते हैं कि जैसे पानी सूखा तो जंगलों का विनाश हो गया, तो इसलिए कुछ खाने पीने को नहीं मिला। और जंगलों का विनाश हुआ तो घास के मैदान भी खत्म हो गए, तो इससे क्या हुआ? पशु की डेथ हो गई, वहाँ पे पशु नहीं रहे तो खाद्य पदार्थ की में क्या आ गई? किल्लत पड़ गई। कुछ मानते हैं कि बाढ़ आ गई थी वहाँ पर, और कुछ मानते हैं कि शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया था। इस वजह से शासकों का नियंत्रण खत्म होने की वजह से ही वहाँ पर जो है सभ्यता का अंत हुआ, हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। इसके बाद में हम आपसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनके जवाब आप कमेंट में देंगे। जैसे कि नगर किसे कहते हैं, नगर दुर्ग किसे कहते हैं, लिपिक किसे कहते हैं। उसके बाद में बात करेंगे लिपिक का महत्वपूर्ण आयातित माल, कौन कौन सा माल कहाँ कहाँ से मंगाया, जैसे सोना कहाँ से मंगाया जाता था, तांबा कहाँ से मंगाया जाता था। इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जानवरों की जानकारी, कौन कौन से जानवरों की जानकारी थी। कपास की खेती कैसे किया, कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इन सभी का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। पता है इस चैप्टर का हम क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अब तक हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। पाषाण काल पढ़ लिया हमने,
हमने उसके अलावा हमने जो है हड़प्पा सभ्यता पढ़ ली। हड़प्पा सभ्यता में हमने गुजरात के 2 स्थल पढ़े थे, उनमें से एक तो लोथल पढ़ा था। लोथल के अलावा हमने पढ़ा था एक धौलावीरा। एक धौलावीरा के बारे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, जबकि और सभी स्थल 2 भागों में विभाजित है। उन सभी को आप डेली रिवाइज किया करो ताकि आपको याद रहे। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा आपका क्वेश्चंस बनेगा और नए नए क्वेश्चंस विचार में आएंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ग्रंथों की, कुछ किताबों की, कुछ कब्रों की। तो उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीनतम ग्रंथ की। अगर हमसे कोई पूछे कि प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो प्राचीनतम ग्रंथ के बारे में बताएंगे हम। 4 ग्रंथ हैं टोटल। उनमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सामवेद की, तीसरे पे यजुर्वेद की, चौथे पे अथर्ववेद की। लेकिन इस चैप्टर में हम जो मेनली जो बात करेंगे वो करेंगे सिर्फ ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या थी, कब बनी, कब इसका लेखन स्टार्ट हुआ, काम क्या आती थी, कितने सूक्त थे, सूक्त किसे कहते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। और इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं सीटेट के। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास में ऋग्वेद। ऋग्वेद का मैंने ये बताया था कब से रचना कब हुई, 3500 साल पहले। और इसमें बहुत सारे सूक्त हैं। अब सूक्त क्या होता है उसके बारे में पता कर लेते हैं। सूक्त बोलते हैं प्रार्थनाओं को। जो सूक्त है वो है एक तरीके से प्रार्थनाएं। टोटल कितनी है इसमें, 1000 से ज़्यादा। 1000 से ज़्यादा कितने हैं, सूक्त हैं। इसके बाद में हम बात करें इसकी जो रचना है, रचयिता अधिकांश पुरुष है। कुछ सूक्तों के जो रचयिता है वो स्त्री भी हैं, महिलाएं भी हैं, लेकिन अधिकांश क्या है, पुरुष है। सीटेट में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ अधिकांश पुरुष है, वहाँ पे दे देगा अधिकांश स्त्री हैं। तो आप क्या करोगे, उसमें कन्फ्यूज रहोगे स्त्री पुरुष में, तो आप वहाँ पे जाके गलत कर दोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अधिकांश पुरुष थे और अच्छी तरह से बोला गया। अगर हम बात करें सूक्त की बात करें, सूक्त में अगर मतलब निकाले सूक्त का तो वो होगा अच्छी तरह से बोला गया। अब बात करेंगे विभिन्न देवी देवताओं की। जो सूक्त हैं ये क्यों लिखे गए थे, क्या बात थी इनकी। जो ये सूक्त हैं वो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए लिखे गए थे। अब 3 ऐसे देवता हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा उसमें वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। उनमें पहले नंबर पर आते हैं अग्नि देवता, दूसरे नंबर पर आते हैं इंद्र और तीसरे नंबर पर आते हैं सोम। अगर अग्नि देवता की बात करें तो अग्नि देवता है वो आग का देवता कहलाता है। इंद्र की बात करें तो युद्ध का देवता, और साथ में बात करें सोम की तो एक पौधा है जो पेय पदार्थ बनाने के कार्य में आता है। आगे बात करेंगे हम जो हमने प्रार्थनाओं की बात की है, तो दैनिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की है, ऋषियों ने की है। और इन प्रार्थनाओं का शेषवर पाठ द्वारा कंठस्थ मतलब याद किया जाता है। शेषवर मतलब बोल बोल के याद किया जाता है दैनिक प्रार्थनाओं को। अगर इसकी भाषा की बात करें तो भाषा इसकी प्राक संस्कृत है और जिसको हम बोलते हैं वैदिक संस्कृत। अब कोई बोलेगा कि भाषा क्या है, तो अगर किसी ने आंसर दिया कि प्राक संस्कृत है भाषा, तो प्राक संस्कृत एकदम राइट आंसर है। लेकिन कोई अगर बोलता है कि संस्कृत भाषा है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज की संस्कृत में और उस समय की संस्कृत में रात दिन का फर्क है। तो पूछे भाषा तो भाषा कौन सी हुई, प्राक संस्कृत बोलो या फिर वैदिक संस्कृत बोलो। अब कुछ भाषा, जब हम भाषा की बात कर रहे हैं तो कुछ भाषाओं के बारे में देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। द्रविड़ भाषा परिवार, पहला कौन सा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार। इस परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये सारी भाषाएं इसमें आती हैं। और इसके बाद में हम बात करें ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं, तो इसके अंतर्गत भाषाएं आने वाली एक तो झारखंड की हो गई और एक मध्य भारत की होगी। इन एरियो में जो भाषा बोली जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं हैं। आगे बात करेंगे ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था ना कि पढ़ा जाता था। ठीक है, पढ़ने से उनको कोई मतलब नहीं था। पढ़ने के जैसे कि आजकल की जो रामायण महाभारत पढ़ते हैं उच्चारण उनको पता नहीं रहता, रोजाना बाँच देते हैं, बाँचने के बाद में रख देते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। जब तक ऋग्वेद का उच्चारण नहीं जानोगे तब तक उसका मतलब पता नहीं चलेगा, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या हुआ, इसका मतलब ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था ना कि पढ़ा जाता था। छापने का कार्य मुश्किल से 200 वर्ष पहले शुरू हुआ था। ये सारी लाइनें ऐसे कैसे एनसीईआरटी से उठाई गई हैं और ये ऐसे कैसे इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। छापने का कार्य लगभग 800 वर्ष पहले किया हुआ था, सही है या गलत है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत। जबकि अगर 200 वर्ष पहले किया गया तो वो सही माना जाएगा। लोग कहते हैं कि कंपटीशन बुक में तो ये लिखा हुआ है। कंपटीशन बुक के हिसाब से सीटेट नहीं चलता, सीटेट की एनसीईआरटी से चलता है। आगे हम बात करेंगे इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे।
ऋग्वेद का अध्ययन इतिहासकार कैसे। अब तक हमने पढ़ा था पुरातत्ववेत्ताओं के बारे में, जो कि खोद खोद के जो सामान निकाला करते थे उनका उपयोग इतिहास को जानने के लिए करते थे। अब हम बात करेंगे इतिहासकार की। अब इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं में अंतर क्या है, मेन बात ये आ गई। इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं में जो मेन अंतर है वो भौतिक अवशेषों के बारे में अंतर है। भौतिक अवशेषों के अलावा और लिखित स्रोतों पर भी निर्भर रहते थे। जब भौतिक अवशेष तो कौन थे, पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता क्या करते थे कि खोद के और सामान निकाल के उनसे पता करते थे कि इतिहास कब का है। लेकिन इतिहासकार क्या है, लिखित स्रोतों पर भी क्या रहते थे, डिपेंड रहते थे। भौतिक अवशेषों के साथ साथ लिखित स्रोतों पर भी डिपेंड रहते थे। कौन, इतिहासकार। आगे बात करेंगे हम ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में भी मिले हैं। वार्तालाप मतलब बात करना। उनमें हम बात करेंगे एक विश्वामित्रा नाम के एक ऋषि हैं। विश्वामित्रा नाम के एक ऋषि हैं जो देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं, व्यास और सतलज की, और उसी की चर्चा जो है ऋग्वेद में मिली है। विश्वामित्र की किसके साथ में, व्यास और सतलज। और व्यास और सतलज किसके रूप में पूजा करते हैं, देवी के रूप में पूजा की जाती है दोनों नदियों की। आगे बात करेंगे 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को छापने के लिए बुर्ज वृक्ष की छाल का, कौन से वृक्ष की, बुर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। और इसके जो पांडुलिपि है वो पुणे महाराष्ट्र में, पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। वहाँ पे जो पुस्तकालय है उसमें सुरक्षित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में। आगे हम बात करेंगे मवेशी, घोड़े और रथ। ये तीनों एक जानवर हैं, दोनों जानवर हैं। और ये जो दोनों जानवर हैं ये क्या काम आते थे, रथ खींचने के। हम इसकी बात करते हैं घोड़े क्या काम आते थे, घोड़ों को किस लिए उपयोग में लिया जाता था। अब बात करेंगे ऋग्वेद में इनको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रार्थनाएं थी। अनेक प्रार्थनाएं मतलब किनको प्राप्त करने के लिए, यही सब कुछ था, उनका यही दम था। पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, ऋग्वेदिक काल में जो मवेशी है या फिर घोड़े हैं वो या रथ है, यही उनका क्या था, धन पुराने ज़माने का। आजकल की तरह सोना चांदी पर इतना गौर नहीं दिया जाता था उस समय, क्योंकि सोना चांदी मिल जाता था। बाकी इन चीज़ों को वो संपन्नता का प्रतीक मानते थे। आगे बात करेंगे ऋग्वेद में इनको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रार्थना है। लड़ाई में मवेशी जीत कर लाते थे। लो देखो, लड़ाई किसके लिए होती थी, मवेशियों के लिए लड़ाई की जाती थी। कितनी बड़ी चीज़ थी इनके लिए मवेशी। और किसके लिए लड़ाई की जाती थी, जो आज भी करते हैं, ज़मीन की लड़ाइयाँ होती है, आप देखते ही हो, अच्छे चारागाह के लिए और पानी के स्रोतों के लिए। इसके अलावा जो जीत के आते थे और धन जीत के लाते थे, उस धन का क्या किया करते थे, तो जीता हुआ धन का बंटवारा किया करते थे। और किस प्रकार वो बंटवारा होता था वो आपको बता दें। बंटवारा होता था सबसे पहले सरदार, उसके बाद कुछ पुरोहित को, कुछ आम जनता को और कुछ यज्ञ की आहुति के लिए। अब यज्ञ की आहुति में किसके लिए की जाती थी, देवी देवताओं के लिए। और इसमें क्या डाला जाता था, घी डाला जाता था, अनाज और जानवर। पूछ सकता है उसमें देवी देवताओं को जो आहुति दी जाती थी यज्ञ में, उसमें क्या क्या उपयोग में लिया जाता था, तो घी, अनाज और जानवर। कोई के लोहा चांदी चढ़ाया जाता था तो गलत है फिर वो आंसर। आगे हम बात करेंगे लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द। अब देखो, लोगों की विशेषताएं, जो इस समय के जो लोग हैं उनकी विशेषताएं किससे पता चलेगी, उनके काम से, उनकी भाषा से, उनके परिवार से, समुदाय से, निवास स्थान से, सांस्कृतिक परंपरा से। और ये सारे के सारे वर्ड आज भी भारतीय राजनीति विज्ञान में अनुच्छेद समानता के अधिकार वाले 14 से 18 वाले अनुच्छेदों में उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे 14-15 में प्योरली 14 और 15 अनुच्छेद 14 और 15 में यूज़ लिए जाते हैं। तो उस समय में भी इसी प्रकार से विशेषताएं उनकी थी। हम बात करेंगे पुरोहित की। पुरोहित क्या था, ब्राह्मण, कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, और इनका कार्य था अनुष्ठान करना। तो पूछा जाएगा अनुष्ठान करना किसका कार्य था, पुरोहित का। राजा क्या थे, मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। क्या बनता है, राजा। प्राचीन समय में ऋग्वेदिक काल में राजा कैसे थे, वो उनकी कोई राजधानी नहीं हुआ करती थी, वो कभी कर नहीं लेते थे। सबसे इम्पोर्टेंट, वो स्थायी सेना नहीं रखते थे और पैतृक भी नहीं होते। पैतृक मतलब राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कब, ऋग्वेदिक काल में। जनरल समुदाय की बात करें तो जनरल समुदाय को किस प्रकार जाना जाता था, दो भागों में जाना जाता था। एक तो कहलाता था जन, दूसरा कहलाता था वैश्य। वैश्य शब्द कहाँ से निकला, वैश्य से निकला है शब्द, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे आर्य की। आर्य की बात करेंगे। आर्य क्या होते हैं, जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की उन्हें क्या कहा जाता था, आर्य। प्रार्थना करने वालों को, प्रार्थना की रचना करने वालों को क्या कहा जाता था, आर्य। और बात करेंगे दस्यु की। दस्यु जो इनके विरोधी हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे, दस्यु। आर्य के विरोधियों को दस्यु कहते थे। दूसरी भाषा बोलते थे, ये जो भाषा बोलते थे इनके अपोजिट ये भाषा बोलते थे। और ये तो यज्ञ करने में सहायता प्रदान करते थे, जबकि ये यज्ञ नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं
खामोश प्रहरी, ये दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया। पहले हमने बात करी थी ऋग्वेद की, दूसरे में ने बोला था कब्रों की बात करेंगे। अब हम सिर्फ कब्रों की बात करेंगे। कब्र का मतलब क्या हो गया? दफनाने के लिए जो गड्ढा खोदा जाता था उसको कब्र कहते थे। आजकल के ज़माने में क्या होता है कि ज़मीन खोदते हैं, पृथ्वी खोदते हैं, खोदने के बाद में उसमें जगह बनाते हैं, उसको इंसान को दफना देते हैं। लेकिन उस समय खोदने के साथ साथ उसमें चारों तरफ पत्थर लगाए जाते थे, उसके बाद में जो है मुर्दे को दफन किया जाता था। अब बात करते हैं कुछ महापाषाणिक काल। जो ये काल है कौन सा कहलाता है? महापाषाण। महापाषाण, महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण वाला पत्थर, तो मतलब बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। ये ऐसी कब्रें कब से मिली? 3000 साल पहले से। और कहाँ पर, कौन से एरिया में ज़्यादा मिली है? दक्कन, दक्षिणी भारत। दक्कन कहाँ है? दक्षिणी भारत में। और उत्तरी पूर्वी भारत में, कश्मीर में। इन जगहों पर क्या मिली है? महापाषाणिक कब्रें मिली हैं। कुछ जो ये जो पत्थर है, कुछ तो ज़मीन के नीचे गड़े हुए रहते थे और कुछ तो ज़मीन के ऊपर है और कुछ नीचे। आगे हम बात करेंगे, सामान्यतः कृषक को खास किस्म की मिट्टी के साथ दफनाया जाता था, जो काले लाल मिट्टी के बर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काले और लाल मिट्टी के बर्तन रेड एंड ब्लैक वेयर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसको याद कर लेना, कैसे बर्तन थे? रेड एंड ब्लैक या ब्लैक एंड रेड, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसके अलावा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोहे के औजार। अब तक हमने जितनी भी सभ्यताएं पढ़ी, जितने भी इतिहास पढ़ा है अब तक, उसमें सब में लोहे का उपयोग नहीं लिया गया था, लेकिन यहाँ पर किसका उपयोग स्टार्ट हो गया? लोहे का। लोहे का उपयोग का मतलब क्या हुआ? लोहे का उपयोग का मतलब यह है कि लोहे से परिचित हो गए थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आगे हम बात करेंगे सामाजिक समानता की। सामाजिक असमानता की। सामाजिक असमानता मतलब कोई राजा, कोई निचले एक तबके का, कुछ गरीब, कुछ अमीर, इस तरीके की बातें करते हैं। तो ब्रह्मगिरी एक जगह का नाम है। उस ब्रह्मगिरी में एक कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। किसके? सोने के मनके और 33। मतलब इसका क्या हुआ? ये जो कब्र है, इसमें किसी अमीर इंसान को, अमीर मानव को दफनाया गया था, जबकि वहाँ पे कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ सरदार थे तथा कुछ अनुयायी थे। तो ये क्या आ गई? हमारी सामाजिक असमानता। आगे कुछ कब्रों के जो अंतर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ कब्रें क्या है, एक से अधिक कंकाल मिले हैं। कुछ कब्रों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, मतलब उसमें एक से ज़्यादा मानवों को दफनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कोई एक परिवार को पूरे एक ही कब्र में दफनाया गया। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर लेते हैं और उससे क्या करते हैं, एक ताबूत बना लेते हैं। जमीन के भीतर एक ताबूत बना के उसमें छेद बना देते हैं और छेद बना के एक पत्थर को ऊपर निकाल देते हैं। उस छेद में से, जैसे आज कोई किसी की डेथ हुई तो उसको दफना के आगे, फिर बाद में दोबारा गए तो इस छिद्र से वापस से अंदर घुसने के बाद फिर से दूसरे को जाके दफना दिया। इस प्रकार बड़े बड़े क्या है, कब्रगाह हैं जिसमें एक से अधिक कंकाल मिले हैं। जो ऊपर निकला हुआ पत्थर रहता है, जो चट्टान निकली रहती है, वो किसके लिए होते हैं? चिन्ह के लिए उपयोगी में होते हैं। मतलब यहाँ पे इस जनरेशन की, इस बंदे की क्या है, कब्र है, आप इस छिद्र में जाके इस बंदे को दफना दीजिए। तो इसलिए क्या रहते हैं, चट्टान किस लिए थी? चिन्हों के लिए। आगे हम बात करेंगे इनाम गांव की, जो हम पहले भी कर चुके हैं। इनाम गांव क्या था? इनाम गांव था एक ग्रामीण बस्ती थी, उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। पहले हमने धौलावीरा और साथ में लोथल की भी बात कर चुके हैं। इनाम गांव क्या था? भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह। अब तुमसे पूछा जाए इनाम गांव कहाँ स्थित है, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वह है घोड़ नदी। और साथ में किसकी सहायक नदी है, तो भीमा की। कब? 3600 से 2700 साल पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे। और वयस्कों को क्या किया जाता था? सीधा लेटाया जाता था कब्रों में, और सिर कहाँ रहता था? उत्तर की ओर। कई बार घर के अंदर भी दफना दिया जाता था। आगे बात करेंगे हम एक आदमी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछेगा ये वाली जो स्पेसिफिकेशन में बोलूँगा ये कहाँ की है, तो आपका उत्तर होगा इनाम गांव का। एक आदमी 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। सेम टू सेम लाइन आपकी एनसीईआरटी की उठाई गई है, तो आपको ये याद करनी है। तो 5 तो कमरे थे उसमें, और 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक। 4 पैर, अगर किसी खटिया को देखते हैं तो उसके 4 ही तो पैर होते हैं, तो वो भी क्या 4 पैर वाले एक जो है मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया है। यहाँ से इनाम गांव से हमें एक गोदाम की भी अवशेष मिले हैं। साथ में शव के पैर मुड़े हुए रहते थे, जो दफनाया जाता था शव को, उसके पैर मुड़े हुए रहते थे। आज से 2000 साल पहले एक
चरक नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, वो क्या थे, एक वैद्य थे। उन्होंने उस समय एक चरक संहिता लिखी थी, जो बुक का नाम है वो है चरक संहिता। और इन्होंने इस बुक में क्या लिखा था, 360 हड्डियों का वर्णन किया था। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं। 360 तो होती नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि कितनी हड्डियां होती हैं। 360 हड्डियों का मतलब है, उसने माना गया है कि हो सकता है उसने दांतों को भी हड्डियों में काउंट कर लिया हो। हमारे एक्चुअल में जो हड्डियां होती है वो 360 से कम होती हैं। वो कमेंट करके आपको बताना है। अब इनके काम धंधे क्या थे, काम धंधे मतलब क्या खाते थे, पीते थे, क्या क्या काम करते थे। तो यहाँ सबसे पहले गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल, इन सब के बीजों के अवशेष मिले हैं। मतलब ये इन चीज़ों की क्या करते थे, खेती करते थे। साथ में जानवरों में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, हिरण, कृष्ण मृग और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनों से परिचित थे। जानवरों के बारे में वो मैक्सिमम पूछता नहीं है, तो आप एक हल्की सी नज़र से देख लेना इनको। साथ में अगर फल की पूछे तो फल बेर, आंवला, जामुन और खजूर। बेर का उपयोग पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। साथ में आप अगर ये अध्याय समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर पहली बार आए लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये कुछ एक क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वेद क्या होते हैं, मापाषाण वेद की जो तारीख है वो लिखनी है, मापाषाण काल की तारीख है वो लिखनी है, इनाम गांव की और चरक की, इन तीनों से संबंधित, चारों से संबंधित जो भी डेट है वो आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, काले व लाल मिट्टी के बर्तन किससे संबंधित है, ये भी